सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आपके पवन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट अतले उत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में यहाँ पर अतले उत्तरी क्वेश्चंस में पार्ट 1 आज यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और अगर आपने सारे विषयों के बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को अभी तक नहीं देखा है तो आपको क्लासेस की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 है, निर्देशन के दो उपकरण बताइए। तो निर्देशन के दो उपकरण में पहला है अवबोधन और दूसरा है परीक्षण। ठीक है, 2023 के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 भी पूछा हुआ है, डाइट की स्थापना के मूल उद्देश्य क्या है। दोस्तों देखिए, डाइट की जो मूल रूप से स्थापना हुई थी प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों एवं कार्यक्रमों को निचले स्तर पर सफलता के लिए शैक्षिक एवं स्रोत परक सहायता प्रदान करना। यानी कि जो डाइट के प्राचार्य होते हैं वो पूरा का पूरा डाइट तो संभालते ही हैं, साथ ही जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं वहां का भी उनको निरीक्षण करना होता है, वहां भी चीजों को देखना होता है, सुख सुविधाओं को देखना होता है, विद्यालय में क्या क्या चीजों की कमियां हैं, कैसे इनकी भरपाई हो सकती है। इसके अलावा आपको पता है कि जो डाइट होते हैं, डाइट में जो प्रशिक्षु होते हैं, जो कक्षा 1 से 5 तक आपको पता है डीएलएड का जो कोर्स होता है वो भी डाइट में होता है। पहले केवल डाइट कॉलेज ही होते थे, पहले प्राइवेट कॉलेज होते ही नहीं थे। 2011-12 के बाद बहुत तेजी से प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है डीएलएड में। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो डाइट के मुख्य कार्य है वो यही है कि किस तरीके से टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग दी जाए और प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसको अच्छा बनाया जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। तो प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भी बात करती है डाइट। जिले की प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों में सेवित क्षेत्रों, अध्यापकों, निरीक्षकों आदि की समस्याओं का ध्यान रखते हुए सहायता एवं निर्देशन प्रदान करना ये भी काम होता है। इसके अलावा डाइट पर बहुत सारी टीचर्स की ट्रेनिंग भी चलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निदान शब्द से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा। निदान, शिक्षा में निदान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें शैक्षिक कमजोरियों और समस्याओं का ज्ञान करता है या बच्चा किस विषय में कमजोर है उसकी कमी का पता लगाया जाता है। जब पता लगा लेते हैं तो निदान वाला काम कंप्लीट हो गया। निदान होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद उस बच्चे का उपचार प्रारंभ करते हैं, अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार के अभ्यास कार्य करा करके, चाहे बच्चा गणित में कमजोर है, चाहे विज्ञान में कमजोर है, उसकी विषयगत कमजोरी को हम दूर करते हैं। तो ये हो जाता है उपचार। तो केवल पता लगाना हो जाता है निदान, और फिर उसके बाद जब उसका उपचार करते हैं तो ये तो उपचार हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपवंचित बालक पिछड़े बालक से कैसे भिन्न होते हैं। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर में पूछना सही नहीं है, क्योंकि 1 नंबर वाले क्वेश्चन 1 लाइन से ज्यादा या 2 लाइन से ज्यादा का आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना आंसर, इसका मतलब आपको इतना तो आपको जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं उसमें लिखना होता है आधा पेज। तो जो बालक सुविधाओं के क्षेत्र में सामान्य बालकों से कम होते हैं वे वंचित बालक कहलाते हैं। ये विभिन्न प्रकार की सुविधाओं जैसे कि आर्थिक सहायता, सामाजिक सहायता, सांस्कृतिक से वंचित रह जाते हैं। इन सुविधाओं के अभाव में उनका विकास सामान्य बालकों के समान नहीं हो पाता और उनके विकास में गतिरोध आ जाता है। जो छात्र निश्चित समय में निश्चित ज्ञान की प्राप्ति में असफल रहते हैं और सामान्य छात्रों से पीछे रहते हैं, इन्हें पिछड़े बालक कहते हैं। शिक्षा के संबंध में इसका अर्थ है, छात्र जब अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में न होकर उसके पीछे रहता है तो उसे पिछड़ा कहते हैं। पिछड़ेपन का संबंध शैक्षिक समस्याओं से है, जबकि अंक गणित का संबंध सुविधा से वंचित है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। डीएलएड 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, बल्कि ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक या व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। जैसे कि टीचर होता है वो गाइडेंस करने का काम करता है कि विषय को कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, कैसे लिखना है, कैसे माइंड में उसको रखना है, भूलना नहीं है, ये सब टीचर बताता है। लेकिन एग्जाम में तो आपको ही जाकर के कॉपी लिखनी पड़ेगी, वहां पर तो आपका टीचर नहीं जाएगा आपके साथ। तो निर्देशक क्या करता है, बस आपको लाइन, आपको रास्ता दिखाता है, चलना आपको उस पर खुद पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। टीएलएम से आप क्या समझते हैं? तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका फुल फॉर्म होता है, स्पेलिंग सहित अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में देखिए पूछता है। एक नंबर जिसको आसानी से अच्छे से याद रहा होगा, सहायक शिक्षण सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्री, उसने अच्छे से इसको लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्धि लब्धि के संदर्भ में वास्तविक आयु क्या है? 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में किसी बालक की वास्तविक आयु से तात्पर्य उस आयु से होता है जो उसकी बुद्धि परीक्षण देते समय होती है। चूंकि किसी व्यक्ति में बुद्धि का विकास सामान्यतः 16 वर्ष तक पूर्ण हो चुकता है, इसलिए बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में 16 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की वास्तविक आयु 16 वर्ष ही मानी जाती है। 16 वर्ष तक ये माना जाता है कि जो बच्चे का मस्तिष्क होता है वो लगभग पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है या पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होता है। इसके बाद फिर जो बुद्धि है वो नहीं बढ़ती, तो इसीलिए वास्तविक आयु हमेशा 16 वर्ष ही मानी जाती है। किसी की भी बुद्धि लब्धि अगर निकाली जाए तो 16 वर्ष से बड़े आयु के व्यक्ति की, ठीक है। 16 वर्ष से कम की बात नहीं हो रही, 16 वर्ष से बड़े आयु के व्यक्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। इसमें योग्यता, शारीरिक क्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना करे। यानी कि सभी बच्चों को इस तरीके की शिक्षा दी जाए कि उन्हें बिल्कुल ऐसा लगे कि वो बहुत ही अनुकूलतम वातावरण में है, उनके अनुसार ही शिक्षक उनको पढ़ा रहे हैं और इसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक विकलांगता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, बच्चा किस परिवार से आ रहा है, इन सबसे कोई मतलब ना हो। बच्चे को पूरी तरीके से अनुकूल वातावरण मिले पढ़ाई का, यही है समावेशी शिक्षा, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा में हम मुख्यतः निःशक्त बच्चों की शिक्षा की ही बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं बताइए। तो मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं इस प्रकार है। बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है। जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती है। स्मृति इनकी बहुत कम होती है, याद बहुत कम रख पाते हैं, ध्यान बहुत कम देर तक ही किसी चीज पर लगा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वंचन क्या है? डिप्रीवेशन क्या है? तो वंचन जीवन की वह ऋणात्मक दशा है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है, किसी चीज से रहित, यही होता है वंचन या वंचित। जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सब चीजों से अगर कोई वंचित रह गया है समाज का कोई वर्ग तो वो वंचित ही कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, समस्यात्मक व्यवहार के कौन से कारण है? तो आनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं। बुद्धि दुर्बलता यानी कि बच्चा बुद्धि में कुछ कमजोर हो या विरासत में मिले दुर्व्यसन, जैसे कि बच्चे ने अपने परिवार में देखा हो ड्रिंकिंग करते हुए, स्मोकिंग करते हुए, तो उसने भी ये दुर्व्यसन अपना लिए हो। शारीरिक कारण बहरापन, अंधापन, गंजापन, कम दिखाई देना, ऊंचा सुनना, ये सब हो सकता है। संवेगात्मक कारण अंगूठा चूसना, बिस्तर गिला करना, चिड़चिड़ापन हो सकता है। सामाजिक कारण में निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देखरेख का अभाव, माता पिता मजदूरी करते हैं, दोनों लोग काम पे चले गए, बच्चा क्या कर रहा है कोई देखने वाला ही नहीं है। माता पिता के मध्य टूटते संबंध, बड़े सदस्यों की बुरी आदतें, ये सब चीजें भी समस्यात्मक व्यवहार के अंतर्गत ही आते हैं। ऐसे बच्चे ही समस्यात्मक बच्चे होते हैं फिर समाज में चल करके आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सीखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, छात्रों को निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियों के नाम लिखिए। तो पहला है व्यक्तिगत तालिका सेवा, दूसरा है सूचना सेवा, तीसरा है परामर्श सेवा, चौथा है स्थापन सेवा और 5वां है अनुवर्तन सेवा यानी कि फॉलो अप। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं? प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि 180 से 190 तक भी हो सकती है, ठीक है। तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान ही यही है कि उनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अपवंचित बालकों से आप क्या समझते हैं? अपवंचित बालक वे होते हैं जिन्हें वे सुविधाएं नहीं मिल रही हो जो उन्हें मिलनी चाहिए अथवा जो उनकी श्रेणी के अन्य साथियों को मिल रही हो, जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित बालक, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग के कारण अपवंचित छात्र, ये सभी अपवंचित बालकों के अंतर्गत आते हैं जिनको सही प्रकार से सरकार द्वारा दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं वो भी ना मिल पाती हो। जैसे कच्चे मकान में रह रहा है बच्चा तो उसको जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको एक घर मिल जाए, एक कमरे का घर मिल जाए, वो भी नहीं मिल रहा है। राशन नहीं मिल रहा है जो सरकार देती है। तो ये सब चीजें अगर नहीं मिल रही है तो वो अपवंचित, एक तरीके से अपवंचित बालकों की श्रेणी में ही आएगा वो बच्चा।
क्वेश्चन नंबर 16 है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है वे प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो यहाँ पर 140 कर लीजिए, 140 से अधिक की बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? जो देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे बच्चों की शिक्षा कैसे होती है? ब्रेल लिपि के माध्यम से होती है। और आप सभी को पता है कि इसमें 6 विभिन्न उभरे हुए बिंदु संकेत होते हैं और जिनके माध्यम से यह लिपि मोटे कागज पर अंकित की जाती है। दोनों हाथों की अनामिका के अग्रभाग से बिंदु संकेतों को स्पर्श करके अक्षर संकेतों को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? एग्जाम्पल सहित बताइए। तो बुद्धि लब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। कॉल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। जैसे बालक की मानसिक आयु अगर 10 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो मानसिक आयु 10 वर्ष है बटे वास्तविक आयु 8 वर्ष है, गुणे 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने 4 से कट कर दिया तो यहाँ पर 25 आ गया और फिर इस 2 से हमने 10 को कट कर दिया तो यहाँ पर 5 आ गया। 2 5 10 25 25 125 आ गया इस बच्चे की बुद्धि लब्धि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है विशिष्ट बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। तो देखिए विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता ये होती है कि वे कक्षा के सामान्य स्तर के बालकों के साथ समायोजित नहीं हो पाते। सामान्य बालकों के साथ ये प्रतिभावान भी होते हैं और मंदबुद्धि भी। तो इन बच्चों की निम्न विशेषताएं होती है, विभिन्नता होती है, विचलन होता है, आयाम और नियमित शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले 2 परीक्षणों के नाम लिखिए। तो ये परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शाब्दिक परीक्षण, दूसरा है अशाब्दिक परीक्षण और तीसरा है शाब्दिक अशाब्दिक दोनों। सामान्य सृजनात्मक परीक्षण, भाषा सृजनात्मक परीक्षण और गणित सृजनात्मक परीक्षण ये सब होते हैं सृजनात्मक बच्चों की पहचान के लिए कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सृजनशील हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं शैक्षिक पिछड़ेपन के 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो निम्न सामान्य बुद्धि और दूसरा है परिवार का वातावरण। इसके अतिरिक्त शारीरिक दोष, वंशानुक्रम, परिवार की निर्धनता आदि कारण भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है। चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, कक्षा में देर से आने वाले, अध्यापक की बात ना मानने वाले, ये सारे बच्चे समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है बाल अपराध रोकने हेतु 2 प्रमुख उपाय बताइए। तो घर, विद्यालय तथा समाज में बालक को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, अपराधियों की संगति से दूर रखना, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जुटाना बाल अपराध रोकने हेतु आवश्यक है। अभिभावकों को भी इस हेतु निर्देश दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषित करिए। तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और अभी आपने देखा है कि निर्देशक समस्याओं का समाधान खुद नहीं करता, टीचर बच्चे की समस्या का समाधान खुद नहीं करता बल्कि वो विधियां बताता है, रास्ता बताता है जिसका प्रयोग करके बालक इन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है? तो समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक, प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है, लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती। समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा से सर्वथा भिन्न है। इस शिक्षा में ऐसे घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रमों के साथ साथ विशिष्ट भी होते हैं। तो समावेशी शिक्षा में हमेशा विशिष्ट बच्चों की ही बात होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है परामर्श का अर्थ स्पष्ट करिए। तो डॉक्टर जुयाल के अनुसार परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहां व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 27 है निर्देशन एवं परामर्श में 2 प्रमुख अंतर लिखिए। तो निर्देशन सामूहिक व व्यक्तिगत दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि परामर्श एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति को आप दे सकते हो। और निर्देशन में व्यक्ति को समस्या समाधान के योग्य बनाया जाता है, जबकि परामर्श के माध्यम से व्यक्ति को आत्मनिर्देशन हेतु सक्षम बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है शैक्षिक समावेशन से आपका क्या आशय है? शैक्षिक समावेशन में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं, अर्थात समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक व प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है मानसिक रूप से मंद बालक किसे कहते हैं? तो मानसिक मंद का अर्थ है औसत से कम मानसिक योग्यता वाला बच्चा। मानसिक मंद बच्चों की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है, अतः उनमें विभिन्न मानसिक शक्तियां कम विकसित होती हैं। इन्हें अधिगम अक्षमता वाले बालक भी कह सकते हैं, जिन्हें पढ़ने में थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। ऐसे बच्चे जिनको सही से दिखाई नहीं देता है।
तो ये बालक आप देखिए किस तरीके से भिन्न होते हैं। दृष्टिबाधितों की मानसिक योग्यता, ये बालक मानसिक योग्यता की दृष्टि में सामान्य बालकों से कम नहीं होते हैं। दृष्टिबाधितों की भाषा का विकास, ये भाषा दोषी नहीं होते हैं, सुनना तथा बोलना इनकी भाषा के प्रमुख कौशल हैं। दृष्टिबाधितों के सामाजिक व समायोजन संबंधी कार्य, इनमें व्यक्तित्व की समस्याएं आंतरिक नहीं होती है, सिर्फ देखने में प्रॉब्लम होती है, बाकी और सारे काम अच्छे से करते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 31 है, निर्देशन को परिभाषित करिए। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, बल्कि ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा लेता है। बार बार वही क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है, निर्देशन 3-4 बार पूछ चुका अब तक। फिर देखिए परामर्श पूछ रहा है, परामर्श में सहयोग देने वाली किन्हीं 2 संस्थाओं के नाम लिखिए। तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, इसके अलावा जिला चिकित्सालय। ठीक है, ये सभी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33 है, समावेशी बालकों का अधिगम जानने हेतु प्रयोग किए जाने वाले 2 उपकरणों के नाम लिखिए। तो बुद्धि लब्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इन सभी का प्रयोग करके हम बच्चों को कि समावेशी बालकों का अधिगम हम इससे जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, समावेशी शिक्षा का अर्थ बताइए। तो ऐसी शिक्षा जिसमें छात्रों को सार्थक तथा अनुकूलतम पर्यावरण में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, जिससे वह अपने जीवन को सफल बना सके। क्वेश्चन नंबर 35 है, समावेशी शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या होता है। तो समावेशी शिक्षा का जो मुख्य ध्येय है वो क्या है, वो है शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालकों का पुनर्वासन करना, यानी कि ऐसे बच्चों को फिर से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 36 है, समावेशी शिक्षा किस प्रकार के बच्चों पर अपनाई जाती है। तो ऐसे बच्चे, कार्यशील बच्चे, निम्न जाति के बच्चे, या ऐसे बच्चे जो वंचित बच्चे हैं, जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, मंद बुद्धि के बच्चे हैं, ऐसे बच्चों पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, शैक्षिक समावेशन का अर्थ बताइए। तो शैक्षिक समावेशन में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं। तो वह बालक जो अपनी किसी भी शारीरिक अक्षमता के कारण सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं होता है, वह समावेशी बालक की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक से आप क्या समझते हैं। ऐसे बालक जिनका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास सामान्य बालकों की तुलना में अलग होता है, वे विशिष्ट बालक कहलाते हैं, जैसे कि शारीरिक रूप से अक्षम बालक, मानसिक रूप से अक्षम बालक, ऐसे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 40 है, अपवंचित बालक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक रूप से अपवंचित, आर्थिक रूप से वंचित और शैक्षिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 41 है, पिछड़े बालक से आपका क्या अभिप्राय है। तो पिछड़े बालक जो छात्र निश्चित समय में निश्चित ज्ञान की प्राप्ति करने में असफल रहते हैं और सामान्य छात्रों से पीछे रह जाते हैं, उन्हें ही हम पिछड़े बालक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, पिछड़ेपन के प्रकार बताइए। तो व्यक्तिगत पिछड़ापन और सामूहिक पिछड़ापन। क्वेश्चन नंबर 43 है, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रतिभाशाली बच्चों की IQ कितनी होती है। तो 140 से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पिछड़े बालक की एक विशेषता बताइए। तो सीखने की गति इनकी क्या होती है, धीमी होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अपवंचन क्या है। तो अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपन दशाओं की न्यूनता है, यानी कि उन्हें सारी सुविधाएं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, दृष्टिबाधित बालकों को कितनी श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो 2 श्रेणियों में, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित, यानी कि जिनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, और पूर्ण रूप से अंधे वाले, जिनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 48 है, आंशिक दृष्टिबाधित बालक कौन होते हैं। तो वह बालक जो बड़े अक्षरों को मुद्रित भाषा में या उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं, ये आंशिक दृष्टिबाधित बालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, आंशिक दृष्टिबाधित बालक की दृष्टि क्षमता कितनी होती है। तो 20 से 70 तक उत्तम आंख होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, गंभीर दृष्टिबाधित बालक की दृष्टि क्षमता कितनी होती है। तो 2/20 होती है। तो इस तरीके से टॉप 50 क्वेश्चंस आपने यहाँ पर कंप्लीट किए। तो उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे विषयों की क्लासेस की लिंक आपको मिल जाएंगी। और अगर आपने अभी तक हमारे नोट्स नहीं खरीदे हैं या नोट्स देखे नहीं दोस्तों, जो हम लोगों ने ऐप पर डाले हैं, तो आप जा करके वहां पर 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स हमारे ले सकते हैं। सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी PDF, पूरी की पूरी क्लासेस, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में।
अस्तित्व एकेडमी नाम से हमारा ऐप है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।